Hello children, I am Nidhi Srivastav and I am going to take class 8 physics and chemistry. So let us start with this new chapter number 3, synthetic fibers and plastics. I have already given the assignments and some notes which you must have studied. Today I will explain it a little more. Firstly, you know there are two kinds of material. There are natural materials and there are ह्यूमन मेड मटेरियल्स. नेचुरल मटेरियल्स मतलब होता है जो हम नेचर से हमें जो चीज़ें मिलती हैं. फॉर एग्जांपल हम अपनी डेली लाइफ में वुड यूज़ करते हैं, कॉटन यूज़ करते हैं, स्टोन्स, क्ले, इन सब से हम इंटरेक्ट करते हैं. दीज मटेरियल्स आर नेचुरल बिकॉज दे कम फ्रॉम नेचर एंड समटाइम्स दीज मटेरियल्स इन मटेरियल्स को हम चेंज कर देते हैं बाय सम केमिकल रिएक्शंस फॉर सम अदर पर्पसेस, सम अदर यूजफुल पर्पसेस. और ऐसे जो चीज़ें बनती हैं उनको हम बोलते हैं ह्यूमन मेड मटेरियल्स बिकॉज दे आर मेड बाय ह्यूमंस एंड दे आर नॉट इन देयर नेचुरल फॉर्म. फॉर एग्जाम्पल हम कोल लेते हैं या क्रूड ऑयल लेते हैं. दीज आर नेचुरल रॉ मटेरियल्स and then what we do some chemical processes and we change these raw materials into some materials with special properties which can be used for specific purposes. So these kinds of materials are called human made materials. Or then we come to polymers. What are polymers? पॉलीमर्स मतलब होता है कि जब हम बात करते हैं सिंथेटिक फाइबर्स की या प्लास्टिक्स की. यू ऑल नो व्हाट इज़ प्लास्टिक, यू ऑल नो व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स. जब हम इनकी बात करते हैं तो वी नो दैट दे आर मेड अप ऑफ पॉलीमर्स. अब पॉलीमर्स क्या हैं? पॉलीमर्स कुछ नहीं है, दे आर ह्यूज मॉलिक्यूल्स. बहुत लंबी चेन्स के बने होते हैं ये मॉलिक्यूल्स, जो कि थाउजेंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, लेकिन दे आर मेड अप ऑफ सिमिलर स्मॉल मॉलिक्यूल्स. एक ही तरह के कई मॉलिक्यूल्स की चेन के बने होते हैं. तो जब हम सिमिलर, ये हम ऐसे समझ सकते हैं, वी विल गो टू द नेक्स्ट पेज इन दिस. ये हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे अ बीड ऑफ व्हाट वी सी इन नेकलेस. जब हम नेकलेस की बात करते हैं तो नेकलेस में हम देखते हैं कि बहुत सारे बीड्स पड़े होते हैं. सेम होता है पॉलीमर्स के हिसाब से. जब हम पॉलीमर्स की बात करते हैं तो भी हम बहुत छोटे छोटे वो मोनोमर्स से बना है. अब आप इसमें ध्यान से देखिए, ये एक डायग्राम है. इस डायग्राम में आप ध्यान से देखिए कि इस डायग्राम में बहुत सारे छोटे छोटे बीड्स हैं. और अगर हम एक मॉलिक्यूल को, इस मॉलिक्यूल को पॉलीमर माने तो यानी कि पॉलीमर एक छोटे छोटे बीड्स से बना है और उन बीड्स को हम बोलते हैं मोनोमर. और जिस प्रोसेस से ये आपस में अटैच होता है या मोनोमर एक दूसरे से जिस प्रोसेस से लिंक होते हैं ताकि वो पॉलीमर बन पाए, उस प्रोसेस को बोला जाता है पॉलीमराइजेशन. ये रिपीटेड यूनिट्स होती हैं और एक सिमिलर यूनिट्स के ही बनते हैं पॉलीमर्स. पॉलीमर्स की लिंकिंग दो तरह की हो सकती है, या तो लीनियर हो एक लाइन में, इसको बोलते हैं लीनियर, और या लीनियर ना होकर के क्रॉस लिंक्ड हो, वो अलग अलग लाइन में होता है, दैट इज़ कॉल्ड क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर. जितने भी पॉलीमर होते हैं वो लाइट होते हैं, लॉन्ग लास्टिंग होते हैं एंड ईजी टू फॉर्म इनटू शेप्स होते हैं. इसीलिए पॉलीमर्स की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, हम उनको अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं. अब सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में हम इस चैप्टर में ज़्यादा पढ़ेंगे. सिंथेटिक फाइबर्स वो फाइबर्स हैं जो नेचर से नहीं मिलते हैं, बट दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम आर्टिफिशियल तरीके से हम उसको ऑब्टेन करते हैं. दे आर मैन मेड. दे आर एंड ऑल्सो दे आर ऑल्सो पॉलीमर्स. उसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे रेयॉन है, नायलॉन है, पॉलिएस्टर है, एक्रिलिक है. ये सारे सिंथेटिक फाइबर्स हैं. तो हम एक एक करके उनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे और ये कैसे डेवलप किए जाते हैं. वी विल स्टडी अबाउट दैट ऑल्सो. रेयॉन के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे. वी नो दैट रेयॉन इज़ फेमस बिकॉज इट हैज़ अ टेक्स्चर लाइक सिल्क. इसीलिए इसको सिल्क, आर्टिफिशियल सिल्क भी बोला जाता है.
और सिल्क इज़ अ नेचुरल फाइबर एंड इट इज़ वेरी वेरी एक्सपेंसिव, वी ऑल नो दिस। बट रेयॉन जो है वो हमें वुड पल्प से हम इसको बनाते हैं। और ये 19th सेंचुरी में इसको ये बनाया गया था, साइंटिस्ट ने इसको निकाला था। और बट इसके जो फाइबर्स हैं इनको वुड पल्प से हम अल्कलाइन सोल्यूशन में उसके पल्प को डिज़ोल्व करते हैं और फिर उसके जो थिक लिक्विड है उसको हम पास करते हैं थ्रू टाइनी होल्स टू मेक फाइबर्स। और इन फाइबर्स को बाद में अगेन इट दे आर हार्डेंड बाय पासिंग देम थ्रू द सल्फ्यूरिक एसिड, थ्रू द बाथ ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, और तब जाके हमको इसके फाइबर्स मिलते हैं। और इसके फाइबर्स की खास बात ये होती है कि दे हैव दैट शाइन, और इसीलिए वो सिल्क की तरह शाइन करता है। और एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रीजनरेटेड फाइबर, इसको रेयॉन को रीजनरेटेड फाइबर भी बोला जाता है, बिकॉज ये पहला जो उसका ओरिजिनल मटेरियल है सेलुलोज है उसको ब्रेक किया गया है और अगेन उसको एक फाइबर में बनाया गया है, इसलिए इसको हम रीजनरेटेड फाइबर भी बोलते हैं। इसको ईजिली डाई किया जा सकता है, इसको हम ईजिली एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी कंफर्टेबल ड्यूरिंग द समर्स बिकॉज इट एब्जॉर्ब्स द स्वेट। तो ये सारी चीज़ें इसको बहुत अच्छा एक मटेरियल बनाती हैं फॉर फैब्रिक, और इसीलिए रेयॉन को हम कंफर्टेबली हम फैब्रिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम इसके एपरल्स बनाते हैं, ब्लाउजेस बनाते हैं, जैकेट, स्टॉकिंग, स्पोर्ट्स वेयर, होम फर्निशिंग बनाते हैं, बेड स्प्रेड्स बनाते हैं। तो दिस इज़ व्हाट रेयॉन इज़ यूज्ड फॉर। नाउ वी कम टू नायलॉन। नायलॉन ये जो है ये पहला सिंथेटिक फाइबर है जो कि डेवलप किया गया था, एंटायरली केमिकल से डेवलप हुआ था ये। और इसका नाम आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है, न्यूयॉर्क एंड लंदन, ये दोनों जगह एक ही साथ ये मार्केटेड हुआ था, इसलिए NY, न्यूयॉर्क का NY लिया गया और लंदन का LON लेकर के इसका नाम नायलॉन रख दिया गया। एंड सबसे खास बात है कि नायलॉन इज़ वेरी लाइट एंड रिंकल रेजिस्टेंट। एंड दूसरी चीज़, ये इतना स्ट्रॉन्ग है जैसे एक स्टील फाइबर से भी ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग है। तो ये वियर रेजिस्टेंट भी है, ये बहुत जल्दी ख़राब नहीं होता है। तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, इट स्टेज फॉर लॉट ऑफ टाइम, और ईजी टू वॉश है, बहुत कम पानी एब्जॉर्ब करता है, इसलिए इसके जो नायलॉन के जो गारमेंट्स होते हैं वो बहुत आसानी से पानी मतलब सूख जाते हैं। एंड अगेन इट इज़ लस्ट्रस इन अपीयरेंस, चमक रहती है इनके प्रोडक्ट्स, नायलॉन के प्रोडक्ट्स में। फिर हम नायलॉन के अगर यूजेस देखें तो आपने देखा होगा आपके टूथब्रश के जो ब्रिसल्स होते हैं वो नायलॉन के होते हैं, सॉक्स या स्टॉकिंग्स बनती हैं वो नायलॉन की बनती हैं, साड़ीज़ वगैरह जो नायलॉन की बनती हैं वो वियर रेजिस्टेंट होती हैं और बहुत लंबे समय तक चलती हैं। Then it is very strong, so it was used to make ropes, which is used for rock climbing, it is used for tent, it is used for fishing nets, and it is used for parachutes also, because it is very strong, उसकी strength इतनी ज़्यादा है, वो हमको बहुत हेल्पफुल रहता है। और इसी क्वालिटी को लेकर हम ये सारी चीज़ें बनाते हैं। Then again one more thing is it has got good elasticity and therefore it is used for making socks and stockings। फिर अब हम बात करेंगे नायलॉन इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर, वही मैंने पहले जो बताया, इट इज़ यूज फॉर टूथ ब्रशेज़ एंड जिप फास्टनर्स एंड मशीन पार्ट्स, इन सब में भी हम नायलॉन को यूज़ करते हैं। देन द थर्ड सिंथेटिक फाइबर इज़ पॉलीएस्टर। पॉलीएस्टर आपने नाम सुना होगा कि पॉलीएस्टर का कपड़ा, ये नाम आपने सुना होगा। और ये मोस्टली हम कहाँ से बनाते हैं, इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम पेट्रोलियम। एंड इसकी जो रिपीटेड यूनिट्स हैं आप देख सकते हैं, अगर हम इस वर्ड को डिवाइड करें, पॉली एस्टर मतलब पॉली प्लस एस्टर, यानी ये पॉली मतलब मैनी और एस्टर इज़ अ नेम ऑफ अ केमिकल कंपाउंड जो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। पॉली प्लस एस्टर मतलब यहाँ पर बहुत सारे एस्टर के मॉलिक्यूल्स हैं, तब जाके ये पॉलीएस्टर का एक सिंगल पॉलीमर बना है। और ये दिस इज़ ऑल्सो अ पॉलीमर, और काफ़ी सिमिलैरिटीज़ इसकी नायलॉन से हमें दिखती हैं, जैसे ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसमें रिंकल्स नहीं पड़ते हैं, ये क्रीज रेजिस्टेंट है, दिस इज़ लाइट इलास्टिक एंड इट इज़ दिस क्लॉथ विल ऑल्सो एब्जॉर्ब लेस वाटर। तो
अच्छा, नॉर्मली हम इसको कई नेचुरल फाइबर से मिक्स करके भी बनाते हैं। जैसे हम इसको कॉटन से अगर मिक्स कर देंगे तो इट विल फॉर्म पॉलीकॉट। इसी तरह अगर इसको हम वूल के साथ इसकी मिक्सिंग हो जाएगी देन इट विल कॉल पॉलीवूल। तो क्लोथ्स इनको इनके साथ मिक्स करके और ज़्यादा कंफर्टेबल बन जाते हैं, तो उनको हम मिक्स्ड फाइबर्स बोल सकते हैं, या इस तरह के हम कंफर्टेबल क्लोथ्स बनाते हैं। फिर हम आते हैं इनके यूजेस पे। यूजेस में वही है, इट इज़ यूज टू मेक क्लोथ्स, ट्राउज़र्स, शर्ट्स, होम फर्निशिंग, बेडशीट्स, कर्टन्स, ये सब बनाने में इसको यूज़ करते हैं। एंड इसको ब्लेंड करके, जैसे मैंने बताया, पॉलीकॉट या पॉलीवूल हम यूज़ करते हैं, उसी तरह हम इसको ब्लेंड करके अलग तरह का एक मोर कंफर्टेबल फैब्रिक बना सकते हैं। देन इट इज़ वाटर रेजिस्टेंट, तो इसलिए हम इनको डैम्प एनवायरनमेंट में, जहाँ पर गारमेंट्स सूखते नहीं हैं जल्दी, या जहाँ बहुत ज़्यादा पानी है, तो उनको वहाँ के लिए ये सूटेबल रहते हैं। Then we can make jackets out of it, we can make quilted garments out of it. फिर then comes PET. PET is also a form of polyester only, and it is used to make bottles. आपने देखा होगा बॉटल के पीछे लिखा रहता है PET bottles, PET bottles लिखी रहती हैं. They are also the form of polyester, and it is used to make bottles, films, and utensils, wires, and etc. So now let's move to another next page. Now we will talk about acrylic. Acrylic भी एक तरह का सिंथेटिक फाइबर है, और ये एक जैसे अभी हमने आर्टिफिशियल सिल्क था, वैसे ये होता है वूल के सब्सटीट्यूट हम यूज़ करते हैं इसको, और इट इज़ वेरी सिंथेटिक, बट it resembles wool in all the properties because it is lightweight, इनका वेट बहुत लाइट होता है, और श्रिंकेज और रिंकल्स नहीं पड़ते हैं, और वूल की तरह ये महंगा भी नहीं होता है। तो दिस इज़ वेरी गुड फॉर एज इट इज़ अ चीप प्रोडक्ट। तो ठंड में क्लोथ्स जो एक्रेलिक के बनते हैं वो काफ़ी चीप होते हैं। फिर आता है सिंथेटिक फाइबर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, व्हाट आर द, क्योंकि अभी हमने चार सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में पढ़ा है। पहला था हमारा क्या कहते हैं, नायलॉन, फिर पॉलिएस्टर, एक्रेलिक, और उससे पहले था आई एम नॉट गेटिंग इट, उससे पहले हमने पढ़ा था रेयॉन, यस रेयॉन। तो इन चार के बारे में हमने पढ़ा है। अब हम हर में एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक है जो कि सिंथेटिक फाइबर्स की होती है, उसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक है, बिकॉज they mostly are very popular because they have many advantages। उनके नेचुरल फाइबर से से काफ़ी एडवांटेजेस हैं, जैसे कि ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये क्रीज रेजिस्टेंट होते हैं, मॉथ प्रूफ होते हैं, कीड़े नहीं लगते इन सब फाइबर्स में। देन वी कैन वॉश इट ईजिली, वाटर कम ये एब्जॉर्ब करते हैं, तो बहुत जल्दी से क्विकली ये ड्राई हो सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो उनको नेचुरल फाइबर से बेटर बनाती हैं। बट देर आर सम प्रॉब्लम्स ऑल्सो विद दिस, that they do not absorb water or they do not absorb sweat. So when a person is wearing a synthetic fiber garment, he will if he sweats, it will not get absorbed, so he will feel uncomfortable. तो ये एक प्रॉब्लम होती है, जैसे हॉट एंड ह्यूमिड वेदर में सिंथेटिक फाइबर्स जो हैं वो बॉडी को स्टिक करते हैं, बिकॉज उसकी वजह से दे बिकम वेरी अनकम्फर्टेबल टू वेयर. नाउ वी विल टॉक अबाउट प्लास्टिक्स. प्लास्टिक्स इज़ अ प्लास्टिक आपने देखा होगा डेली यूज़ में, अब तो पूरा हर जगह प्लास्टिक की बॉटल्स आपको दिखेंगी, प्लास्टिक जार्स दिखेंगे, बकेट्स प्लास्टिक की होती हैं, टब, मग्स, कोम्स, व्हाट नॉट, एवरीथिंग इज़ ऑफ प्लास्टिक. तो प्लास्टिक के साथ प्लास्टिक इज़ कॉमनली ह्यूमन मेड मटेरियल्स को भी हम बोलते हैं. तो उसको हम प्लास्टिक, किसी भी चीज़ को हम प्लास्टिक तब बोलते हैं जब इट कैन बी मोल्डेड और फॉर्म्ड इनटू डिफरेंट शेप्स. यानी कि हम किसी भी चीज़ को अगर हम मोल्ड करके अलग अलग फॉर्म में बना दें तो उसको हम प्लास्टिक की कैटेगरी में रख सकते हैं. तो
जैसे कि हम डो, अगर कोई डो लें या प्लास्टिसिन लें या प्लास्टिक या हम क्ले की बात करें या हीटेड ग्लास की बात करें, क्योंकि उसको भी हम मोल्ड कर सकते हैं, उससे भी हम तरह तरह की चीज़ें बना सकते हैं। दे आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज प्लास्टिक। बट नाउ डेज जो हम जिनको प्लास्टिक और प्लास्टिक की बॉटल्स बोलते हैं, वो दैट इज़ समथिंग डिफरेंट। मगर बेसिक जो डेफिनेशन है वो प्लास्टिक की यही है कि इट कैन बी मोल्डेड एंड फॉर्म्ड इनटू डिफरेंट शेप्स। Now, some common property of them is that they are also made up of polymers. कुछ and they are made up of polymers, and the range of human plastics is different, with different properties. Like the main source of these properties of these plastics, जो हम प्लास्टिक हमको मिलते हैं या बनते हैं, the main source है वो है क्रूड ऑयल, तो जो कि हमको नेचर से मिलता है। देन कम्स प्लास्टिक कैन बी क्लासीफाई, अगर हम करना चाहें उनको तो हम दो ग्रुप्स में कर सकते हैं, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक वो प्लास्टिक होते हैं कि अगर उनको हम हीट करेंगे तो वो सॉफ्टन हो जाते हैं, दे बिकम सॉफ्ट एंड देन दे हार्ड ऑन कूलिंग एंड कैन बी रिपीटेडली हीटेड अगेन एंड अगेन टू सॉफ्टन द प्लास्टिक। बार बार हम उसको हीट कर सकते हैं और वो हीट करके वो सॉफ्ट हो जाएगा, और बार बार उसको कूल करा जाएगा तो वो हार्ड हो जाएगा। दिस इज़ थर्मोप्लास्टिक। इसके एग्जाम्पल्स मैं आपको बताती हूँ। इसमें दिया नहीं है एग्जाम्पल्स, सॉरी, नो इट्स देयर। अब जो सेकेंड प्लास्टिक है दैट इज़ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ये इसका ऑपोजिट होता है। थर्मोसेटिंग के प्लास्टिक के एग्जाम्पल हैं बेकेलाइट और मेलामाइन। ये दे डू नॉट soften when they are heated. Once they get the shape, they will not soften if they are heated. अगर एक बार वो मोल्ड में आ गए, उनको शेप मिल गया, तो they will not get soften again and again on heating. एक बार हीट होता है, एक बार उनका शेप आ जाता है, उसके बाद वो दोबारा वो हाई टेम्परेचर पे नहीं जाते, सॉफ्ट नहीं होते। ऐसे प्लास्टिक्स का एग्जांपल है बेकेलाइट एंड मेलामाइन। बेकेलाइट आप समझ सकते हैं, जो हम स्विचेस यूज़ करते हैं वो बेकेलाइट होता है। तो वो इस तरह के जो प्लास्टिक्स हैं दे आर कॉल्ड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लास्टिक्स की। हाँ, थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल्स हैं पीवीसी, जो आप पीवीसी पाइप्स देखते हो, वो पीवीसी पाइप्स इज़ अ थर्मोप्लास्टिक, ओके। एंड या पॉलीथीन जो होता है दैट इज़ ऑल्सो अ थर्मोप्लास्टिक। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लास्टिक्स, तो आपको पता है प्लास्टिक्स से ह्यूज वैरायटी ऑफ चीज़ें बनती हैं। जैसे मैंने आपको बताया, जार्स बनते हैं, बॉटल्स बनती हैं प्लास्टिक से, और हाउस होल्ड में तो बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। तो उनकी कुछ खासियत है जिसकी वजह से ये वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स बनता है प्लास्टिक का। तो उनकी खासियत ये है कि दे आर इनएक्सपेंसिव, ज़्यादा महंगे नहीं होते, दे आर लाइट वेट एंड दे आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। Then they can be made thin, they can be made flexible as well as thick and tough. They can be transparent or colored, and they have they can be hard or soft, they can be smooth or rough। मतलब तरह तरह से आप उसको मोल्ड कर सकते हैं। दूसरा एक that is not an advantage, but it is a property of plastic that it is a non biodegradable product। मतलब ये डिग्रेड नहीं हो सकता, बैक्टीरियाज और मस्कीटोज इसके ऊपर असर, सॉरी, बैक्टीरियाज एंड फंजाई या माइक्रोब्स इनके ऊपर असर नहीं कर सकते हैं। सो दे आर एक्सट्रीमली ड्यूरेबल, बहुत दिनों तक चलते हैं। एंड दैट ऑल्सो कॉजेज़ अ प्रॉब्लम, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम होती है हमको, बिकॉज प्लास्टिक वेस्ट को हम समझ नहीं पाते कि हम कैसे डिस्पोज ऑफ करें। इट एक्यूमुलेट्स फॉर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स।
देन दे आर ऑल्सो वाटर प्रूफ, द पानी दे आर इंसॉल्युबल इन वाटर, सो रेन कोट्स वगैरह हम बनाते हैं या वाटर बॉटल्स बना सकते हैं, तो हम इस पे पानी का कोई असर नहीं होता है. देन इफ़ वी लुक अबाउट दिस, लुक अ लिटिल बिट अबाउट दिस टेबल, तो हम इसमें देखेंगे जिसमें मेन मैन मेड प्लास्टिक्स दिए हैं और वो किस टाइप के हैं, एंड उनकी प्रॉपर्टी क्या है उसके बारे में सारा दिया हुआ है. सो एक आध हम देख सकते हैं इसमें. जैसे पॉलीथीन है, पॉलीथीन आप देख रहे हो, इट्स अ थर्मोप्लास्टिक एंड इट इज़, इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग बट इट इज़ फ्लेक्सिबल एंड इट कैन बी रोल्ड इनटू शीट्स एंड मोल्डेड इनटू एनी शेप एंड इट इज़ वाटर रेजिस्टेंस. तो इससे बनता क्या है, शीट्स ऑफ पॉलीथीन आर यूज टू पैक लिक्विड सच एज मिल्क. Polythene pipes are used to transport liquids such as oil or water. Then polythene containers are used in to store liquids. इसी तरह जब हम PVC की बात करते हैं, तो PVC इज़ अ थर्मोप्लास्टिक, आप देख रहे हो, एंड इट इज़ टफर देन पॉलीथीन एंड इट इज़ यूज फॉर कवरिंग इलेक्ट्रिक वायर्स. इट इज़ यूज टू मेक शूज़, इट इज़ यूज टू मेक हैंडबैग्स, फर्नीचर, अपहोल्स्ट्री. फिर हम बात एक और एग्जांपल देखते हैं पॉलीस्टायरीन का. पॉलीस्टायरीन से ही बनता है हमारा थर्मोकोल, जो हम थर्मोप्लास्टिक देखते हैं, वो इट इज़ अ थर्मोप्लास्टिक बट पॉलीस्टायरीन से ही हमारा थर्मोकोल भी बनता है. एंड और इसका प्रॉपर्टी क्या है, ये ईजिली मोल्डेड हो जाएगा और ये यूज़ करा जाता है पैकिंग मटेरियल्स में. जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, हमारे घर में आते हैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, तो उनकी पैकिंग वगैरह थर्मोकोल की होती है और ये एक्चुअली पॉलीस्टायरीन ही होती है. देन पर्सपेक्स आप देख रहे हो कि ये भी एक थर्मोप्लास्टिक है बट ये ट्रांसपेरेंट होता है. तो आप जो कार्स की विंडोज़ में आप देखते हो ग्लास लगा है, वो एक्चुअली कांच नहीं है, वो पर्सपेक्स है. और इट इज़ यूज्ड एज अ सब्सटीट्यूट. इसमें लिखा भी हुआ है कि इट इज़ अ यूज एज अ सब्सटीट्यूट फॉर ग्लास एंड फॉर मेकिंग विंडोज़ इन एरोप्लेन्स एंड विंड स्क्रीन्स ऑफ कार्स. ठीक है. तो ये आपको याद करना पड़ेगा कि पर्सपेक्स का क्या यूज़ है, पॉलीस्टायरीन का क्या यूज़ है, पॉलीविनाइल क्लोराइड का क्या यूज़ है, एंड पॉलीथीन का भी. इसी तरह हम फिफ्थ पे आते हैं टेफ्लॉन. आपने बहुत सुना होगा टेफ्लॉन के बारे में, जो नॉन स्टिक यूटेंसिल्स की में उनकी कोटिंग होती है और इसको हम PTFE बोलते हैं या पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन. इट इज़ ऑल्सो थर्मोप्लास्टिक एंड इसकी खास बात है, इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय हीट एंड डज नॉट रिएक्ट केमिकली विद द अदर सब्सटेंसेस. तो इसकी जब हम कोटिंग कर देते हैं तो जो भी यूटेंसिल है वो नॉन स्टिक कोटिंग, नॉन स्टिक बन जाता है और उसकी नॉन स्टिक कोटिंग को इसी समझाते हैं. देन कम्स बेकेलाइट. बेकेलाइट मैंने आपको बताया इट इज़ अ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. इट इज़ नॉट अ थर्मोप्लास्टिक, इट इज़ अ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. और ये और प्लास्टिक से हार्ड होता है एंड इट इज़ एन इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स. मतलब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती है, जिसकी वजह से ये स्विचेस वगैरह में हम यूज़ करते हैं इसको. तो इट इज़ यूज फॉर मेकिंग बटन्स, प्लग्स, स्विचेस एंड अदर इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स. बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि हम बेकेलाइट को स्विचेस में क्यों यूज़ करते हैं. हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर में. हम बात करते हैं कि प्लास्टिक्स की और क्या फीचर्स हैं. जो हम पहले बात कर रहे थे कि प्लास्टिक्स बहुत ड्यूरेबल होते हैं, वाटर रेजिस्टेंट होते हैं. प्लास्टिक के और फीचर्स ये हैं कि दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इसीलिए इन कुकिंग यूटेंसिल्स की हैंडल्स भी हम प्लास्टिक के बनाते हैं टू प्रिवेंट हीट फ्रॉम आउटसाइड. इंसुलेटिंग वूल भी हम जो लगाते हैं वो भी हम प्लास्टिक मटेरियल्स की लगा सकते हैं. प्लास्टिक मटेरियल की ही होती है रेफ्रिजरेटर्स में जो यूज़ करते हैं, ताकि हम बाहर की हीट अंदर नहीं आ सके, बिकॉज दे आर वेरी पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट. इसी तरह इट इज़ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो, बिकॉज इसीलिए हम जो इलेक्ट्रिक वायर्स हैं उनके ऊपर की कोटिंग है वो भी प्लास्टिक की रहती है, या फिर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के जो कॉर्ड्स हैं वो प्लास्टिक के होते हैं.
देन इट ऑल्सो डज़ नॉट रिएक्ट विद वाटर, वी ऑल नो वाटर और एयर से नहीं रिएक्ट करते हैं और इसीलिए वो आसानी से कोरोड नहीं हो सकते। तो इसीलिए हम केमिकल्स को स्टोर करने के लिए भी प्लास्टिक्स यूज़ कर सकते हैं। देन कम्स की प्रॉब्लम क्या है, इतना अच्छा है ये तो इसके साथ प्रॉब्लम क्या है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि बहुत अच्छा मटेरियल है, बहुत ही वंडरफुल चीज़ है ये, बिकॉज इट डज़ नॉट रिएक्ट विद वाटर। तो ये वाटर रेजिस्टेंट है, मॉथ रेजिस्टेंट है, कीड़े नहीं लगते इसमें, बहुत दिनों तक ये चलता है, बहुत लाइट वेटेड है, स्ट्रॉन्ग है, बट स्टिल इट इज़ अ सीरियस वर्ल्ड वाइड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। वाई? बिकॉज इट इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल। ये आसानी से डिग्रेड नहीं होता है विद द इफ़ेक्ट ऑफ माइक्रोब्स। तो जब ये डिग्रेड नहीं होता है तो इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग एज द गार्बेज, एंड उसका डिस्पोजल हमारे लिए कंसर्न बन जाता है। जब हम गार्बेज का डिस्पोजल करते हैं तो वी ऑल नो देर आर टू टाइप ऑफ थिंग्स, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल इज़ लाइक ऑर्गेनिक वेस्ट, जैसे कि अनियन की पील हो गई, वेजिटेबल्स पील हो गए, फ्रूट पील्स हो गए। इन सारे पील्स को अगर हम डिग्रेड होने रखेंगे मिट्टी के अंदर तो कुछ दिनों बाद ये डिग्रेड हो जाएंगे, दैट इज़ वाई दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। मगर अगर प्लास्टिक को रखेंगे तो it does not degrades and all this bacteria does not affect on it, so it is a non biodegradable, जिसकी वजह से it causes environmental problem। तो इसमें प्रॉब्लम में हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि इनकी प्रॉब्लम्स का मैं एक आपको एग्जांपल बताती हूँ। जैसे अगर आप केयरलेसली प्लास्टिक बैग्स को इधर उधर फेंक देंगे तो क्या होगा कि या तो वो सॉइल में जाके सॉइल को पल्यूट करेंगे, मतलब अगर आप पानी डाल रहे हैं सॉइल के अंदर और सॉइल के नीचे कई तरह से मीटर नीचे कुछ प्लास्टिक के बैग्स दबे हुए हैं, तो पानी वहाँ तक जाएगा और प्लास्टिक के बैग तक आते आते पानी और नीचे स्वीप नहीं कर सकता। इसी तरह अगर आपने किसी प्लास्टिक की पॉलीथीन को, प्लास्टिक बैग को इधर उधर छोड़ दिया है तो क्या होगा, अगर ड्रेनेज सिस्टम में या किसी ड्रेन में वो जाके चला गया तो वो ड्रेन को चोक कर देगा और वो ड्रेन वर्किंग कंडीशन में नहीं रह जाएगी, सारा गंदा पानी जो है वो बाहर आ सकता है। इसी तरह अगर काउज़ हैं, आपने न्यूज़ में भी पढ़ा होगा कि काउज़ जो हैं वो प्लास्टिक में अगर आप कोई वेजिटेबल बाहर ड्रॉप कर देते हो, कूड़े में डाल देते हो, तो वो प्लास्टिक के समेत वो वेजिटेबल्स को काउज़ और बफेलोज़ खा लेती हैं, जिसकी वजह से लॉट ऑफ प्लास्टिक्स gets accumulated in their stomach, there in their intestine, and finally this leads to their death। तो उसको भी वो किल कर देते हैं। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें that is causing a huge hazard, big hazard for our environment। देन अगर हम इसको बर्न करते हैं प्लास्टिक को तो देन ऑल्सो इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ पॉइजनस फ्यूम्स विच आर ऑल्सो नॉट गुड फॉर द एनवायरनमेंट। तो अब क्या कहते हैं, जो प्लास्टिक है उसको हम इसीलिए रिसाइकलिंग अब हमने शुरू किया है प्लास्टिक का, ताकि हम जो भी पॉलीथीन्स हैं, प्लास्टिक बॉटल्स हैं, जिनको हम रिसाइकल कर सकते हैं, दे आर पीपल हु, उनको रैग पिकर्स बोलते हैं, वो प्लास्टिक को कलेक्ट करते हैं और उसको वो कलेक्ट नहीं, मतलब उस डिस्पोज ना करके वो कलेक्ट करते हैं और फिर उसको रिसाइकलिंग यूनिट्स में ले जाते हैं, जहाँ पर वो रिसाइकल हो करके हमारे लिए गार्बेज डिस्पोजल में इजी हो जाता है उसको, प्लास्टिक को रिसाइकल करके। देन फिर अगर हम बात करें कंजर्वेशन एक्शन की, हम कैसे प्लास्टिक के वेस्ट से हम या प्लास्टिक पोल्यूशन से हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं, हाउ कैन वी डील विद इट। तो वी कैन, सबसे पहला है कि रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ प्लास्टिक यूज्ड इन पैकेजिंग। जब हम पैकेजिंग करते हैं तो येस वी नीड प्लास्टिक्स इन पैकेजिंग, बट वी कैन रिड्यूस अननेसेसरी प्लास्टिक पैकेजिंग में डालने से we are just increasing the amount of garbage, and then we can recycle also, we can recycle and reuse the plastic, that is also helpful in disposing the plastic pollution, lessening the plastic pollution। Then plastic wrappings and bags should carry a warning label and stating the dangers कि हम क्या प्रॉब्लम हो सकती है प्लास्टिक से।
तो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। देन और क्या चीज़ें कर सकते हैं, वी कैन बाय प्रोडक्ट्स विद लेस प्लास्टिक पैकेजिंग, जिसमें प्लास्टिक पैकेजिंग कम हो उसको हम खरीदें। देन शॉपर्स शुड यूज़ देयर ओन बैग्स एंड रिसाइकल्ड पेपर बैग्स इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बैग्स, एंड रिसाइकलिंग स्कीम्स को प्रमोट करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। देन प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक का बहुत ज़रूरी है। सीवेज सिस्टम में प्लास्टिक का एंट्रेंस क्रिएट हैवॉक क्रिएट कर सकता है, बिकॉज इट चोक्स द ड्रेन्स एंड so all these things, small as a responsible citizen, we should also use the 4R principle, and that is refuse, reduce, reuse and recycle. So I hope you have understood the entire concept of synthetic fibers and plastics. So thank you for this session.